ये 3 कैटेगरीज में हमने इसको बांटा है, एक बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। बेबीहुड को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं जिसे कहा जाता है टोडलरहुड। बेबीहुड का एक दूसरा नाम होता है टोडलरहुड। और टोडलरहुड का हिंदी पर्याय होता है डगमगाती चाल। तो क्या होता है इस स्टेज में? इस स्टेज के अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है लगभग बर्थ से लेकर 2 ईयर तक का। तो ये इसका टाइम पीरियड है। अब यहाँ पर हमें इन तीनों स्टेजेस में कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हमें कंपैरिजन करना है, जैसे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट। तो अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बाकी की इन दोनों स्टेजेस से ज़्यादा होता है, ज़्यादा गति से होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 एरो लगाए हैं। आगे की दोनों स्टेजेस से ज़्यादा गति से होता है जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें इस स्टेज के बारे में कुछ और, तो बात करें बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, तो इस स्टेज में बेबीहुड की जो स्टेज होती है, हम जानते हैं बच्चा ना तो सोशल होता है और ना ही हम ये कहते हैं कि वो एंटी सोशल है। तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बेबीहुड की स्टेज हम कह सकते हैं कि बच्चे के सोशल डेवलपमेंट की स्टार्टिंग स्टेज है एक तरह से। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम इस अवस्था की देखते हैं तो इस स्टेज से रिलेटेड कुछ और जो बातें हो सकती हैं वो है एज ऑफ फाउंडेशन। यहाँ पे बच्चे का फाउंडेशन से हम क्या समझते हैं कि जो आधारिक संरचना है, एक आधार तैयार होता है बच्चे का, एक बेस तैयार होता है आगे के लिए। तो इसीलिए माना जाता है कि ये जो स्टेज है बच्चे से हमें मतलब एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तो आगे बच्चे का विकास भी होगा। ये हमने जान लिया कि उसका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो रैपिड ग्रोथ से होता है, यानी कि बहुत फास्ट होता है। अच्छा, अब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है, इंडिपेंडेंट होने की स्टार्टिंग हो जाती है। इंडिपेंडेंट होने की, बच्चे में इंडिपेंडेंट होने की स्टार्टिंग हो जाती है, ये भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें इंडिविजुअलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा अब अपने कुछ कामों को खुद से कर सकता है, इंडिपेंडेंट तरीके से कर सकता है। थोड़ा हम इसमें कह सकते हैं कि एक और स्टार्टिंग जो हो जाती है वो है बच्चे के सेक्स रोल टाइपिंग की। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बच्चे को इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है मेल और फीमेल के तौर पर। तो यहाँ पर बच्चे का एक तरह से जेंडर बनना जो सोसाइटी जो बनाती है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके अलावा रिस्क की स्टेजेस, तो ऐसा होता है कि सभी स्टेजेस में क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो रिस्क इस स्टेज में भी होता है। बच्चे के फिजिकल रिस्क है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये थे कुछ पॉइंट हमारे बेबीहुड से रिलेटेड। और इससे नेक्स्ट स्टेज जो आती है जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अब इस स्टेज को अगर देखें तो इस स्टेज का जो टाइम पीरियड वो है हमारा मोटे तौर पर 2 to 6 ईयर्स का इसका टाइम पीरियड होता है। और इस स्टेज की जो और मुख्य बातें हैं, एक तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं, तो वो इस स्टेज में भी होता है, लेकिन जो पहले वाली स्टेज थी बेबीहुड वाली उससे कम स्पीड से होता है। तो हमने यहाँ पर 2 एरो लगाए हैं, इसमें हमने 3 एरो लगाए थे। तो अब जो फिजिकल ग्रोथ है बच्चे की वो उतनी स्पीड से नहीं होती है जितनी बेबीहुड वाली स्टेज में हो रही थी। इस स्टेज के कुछ फेमस नाम हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। इस स्टेज को बोला गया है प्रॉब्लमैटिक स्टेज किसने बोला है इस स्टेज को? प्रॉब्लमैटिक स्टेज बोला है पेरेंट्स ने, क्योंकि पेरेंट्स के लिए बच्चों की ये स्टेज हो जाती है प्रॉब्लमैटिक।
यानी कि समस्या उत्पन्न करने वाले बच्चे होते हैं। तो इस स्टेज के बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो प्रॉब्लमेटिक स्टेज है। इस स्टेज में बच्चे स्कूल जाना नहीं शुरू करते हैं, इसे नेक्स्ट स्टेज में शुरू करते हैं। तो मोटे तौर पर हम मान सकते हैं कि इसे प्री स्कूल एज बोला जाता है, क्योंकि जो एक फॉर्मल स्कूल है वो बच्चे का शुरू नहीं होता है इस स्टेज में, तो ये प्री स्कूल एज होता है। इसके अलावा बच्चे इसमें अपने पेरेंट्स के साथ भी समय बिताते हैं, और ज़्यादा वो जो है बाहर अपनी एक जो टोली, हम कहें टोली बनाने का, वो इस स्टेज में नहीं होता है। तो इसे हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं, प्री गैंग एज, ये इस स्टेज के नाम हैं, प्री गैंग एज। तो जो एजुकेटर्स है वो इसे प्री स्कूल एज बोलते हैं, और साइकोलॉजिस्ट इसे प्री गैंग एज भी कहते हैं। पेरेंट्स के द्वारा इसे प्रॉब्लमेटिक एज भी बोला जाता है। इस स्टेज का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बहुत फास्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है बहुत फास्ट। तो ये स्टेज लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है, और पेरेंट्स से उम्मीद की जाती है कि इस स्टेज में बच्चों को लैंग्वेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स उपलब्ध कराए जाए। इस एज में या इस स्टेज में बच्चे थोड़ी बहुत स्किल्स एक्वायर करना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज में बच्चे एक्वायर करते हैं कुछ बेसिक स्किल्स। इस स्टेज को अगर देखा जाए, हमने नाम सुना है जो मोरलिटी की अगर स्टेज के तौर पर देखा जाए, मोरलिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो इस स्टेज को हम कह सकते हैं पनिशमेंट एंड रिवार्ड वाली मोरलिटी, पनिशमेंट एंड रिवार्ड। तो क्या होता है इस स्टेज में, पनिशमेंट और रिवार्ड वाली जो स्टेज है मोरलिटी के लिए, तो इसमें बच्चे पनिशमेंट और रिवार्ड से सीखते हैं। जिस चीज़ से वो डरेंगे उस काम को करेंगे, जिसमें इनाम मिलेगा उस काम को करेंगे, ये है। इसी स्टेज में अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन जो है बच्चों को लेकर, जो पेरेंट्स के डिसिप्लिन के अलग अलग तरीके होते हैं जो हमने पढ़े हैं, जैसे कि अथॉरिटेरियन डिसिप्लिन का तरीका है, या परमिसिव का है, या डेमोक्रेटिक है। तो वो अलग अलग तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं इस एज में, जो हम बात करें जैसे हमने इससे पहले वाले में किया कि सेक्स रोल टाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो इसमें भी जेंडर टाइपिंग, यानी कि बच्चे अपने जेंडर के बारे में थोड़ा और सेंसिटिव होना शुरू कर देते हैं। तो ये जेंडर टाइपिंग की दृष्टि से ये क्रिटिकल एज मानी जाती है। इसके अलावा बच्चे के सोशलाइजेशन की बात करें तो इससे पहले वाली स्टेज में जो सोशलाइजेशन था वो शुरू हुआ था, और यहाँ पर जो बच्चे का सोशलाइजेशन है वो इफ़ेक्ट करता है कि उसकी फैमिली में रिलेशंस कैसे हैं, फैमिली में बाकी सदस्यों के आपस में रिलेशन कैसे हैं, और सदस्यों के बच्चे से रिलेशन कैसे हैं, उससे बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत इफ़ेक्ट होता है। और रिस्क इसमें भी होता है, हर एक स्टेज में रिस्क होते हैं। इस स्टेज में रिस्क है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, हमें ध्यान रखना होता है। इस स्टेज में बच्चे लेफ़्ट हैंडीनेस आ जाती है बच्चों में, तो लेफ़्ट हैंडीनेस जो है वो डेवलप हो जाती है अगर हम प्रॉपर इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो एक अनअट्रैक्टिवनेस की फीलिंग भी बच्चों में डेवलप हो सकती है। तो ये इसके कुछ रिस्क हैं। इसके अलावा बच्चों में स्पीच को लेकर यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल रिस्क भी हम देख सकते हैं। साइकोलॉजिकल रिस्क क्या है, बच्चे इस एज में थोड़े कुछ जो अनसोशल वर्ड्स हैं या कंटेंट हैं अनसोशल, इस तरीके की स्पीच जो है, जो नेगेटिव स्पीच है वो उनकी वोकैब में आ जाती है, नेगेटिव वाली। तो ये हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चे सोशल एडजस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है लेट चाइल्डहुड स्टेज। तो अगर हम इस स्टेज की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है, ये हमें पता है चाइल्डहुड के बाद क्या आ जाता है, किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो ये किशोरावस्था की शुरुआत तक ये चलता है। मेनली हम मान सकते हैं कि 6 ईयर से ये 11 या 13 ईयर तक मेनली ये स्टेज जो है वो जाती है, क्योंकि उसके बाद जो है वो प्यूबर्टी और जो किशोरावस्था है वो इसमें आ जाती है। तो अगर हम इस स्टेज के बारे में देखें तो जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमने टाइम देख लिया, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं।
तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो मैंने बताया, देखिए बेबीहुड में सबसे ज़्यादा होता है, अर्ली चाइल्डहुड में वो थोड़ा सा घट जाता है, और इसमें और कम स्पीड से फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। अगर बात करें इस स्टेज के कुछ नेम, तो जैसे इससे पहले वाली स्टेज को प्री स्कूल बोला गया था एजुकेटर्स के द्वारा, तो इस स्टेज को बोला गया है स्कूल एज। तो एजुकेटर्स इस एज को स्कूल एज के नाम से जानते हैं। जैसे इससे पहले वाली स्टेज थी उसे प्री गैंग बोला गया था, तो ये है हमारी गैंग एज। गैंग एज, तो इसमें बच्चे, गैंग एज का मतलब क्या है? गैंग एज का मतलब है कि बच्चे टोली में रहना पसंद करते हैं, अपने जो समवयस्क साथी हैं, पीयर ग्रुप है, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। और स्कूल एज बच्चे जो है वो फॉर्मल स्कूलिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं। फॉर्मल स्कूलिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए बच्चों का अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा जाए तो वो यहाँ भी तीव्र गति से हो रहा होता है, क्योंकि बच्चे एकदम से स्कूल जाते हैं, वहाँ पर अपने पीयर ग्रुप से और जो टीचर्स कराते हैं उनसे उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट एक बेहतर होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अगर हम देखें, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चों की जो शब्दावली है वो बेहतर होती है, उनकी वोकैब और अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, शब्द भंडार उनका बढ़ जाता है। अगर देखें तो उनका जो उच्चारण है वो पहले से बेहतर हो जाता है। अब किसी भी चीज़ को पढ़ने में, रीडिंग करने में जो प्रोनंसिएशन है वो भी बेटर हो जाती है। तो लैंग्वेज अलग अलग आस्पेक्ट में बच्चों की अब बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम बात करें इसमें कुछ और चीज़ों की, तो फिजिकल जो उनकी बनावट है, शारीरिक बनावट, वो यहाँ पर कुछ प्रभावित होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर 3 तरीके की जो बनावट है बच्चों के, अगर हम शरीर की शेप को लेकर बात करते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक्टोमॉर्फिक टाइप होते हैं। ये हमने पढ़े हैं पर्सनैलिटी वाले में भी। तो एक्टोमॉर्फ्स होते हैं, एक्टोमॉर्फ्स ये होते हैं जो लंबे और दुबले होते हैं। तो इस तरीके की कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी इसमें मतलब बननी शुरू हो जाती है। कुछ होते हैं मैसोमॉर्फिक, यानी कि जो मध्यम है, यानी कि ना तो ज़्यादा पतले हैं और ना ही मोटे। कुछ इसमें हो जाते हैं एंडोमॉर्फिक, यानी कि जिनका शरीर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है शारीरिक बनावट के हिसाब से। तो इस तरीके की शारीरिक बनावटें हमें इस एज में बच्चों की डेवलप होती दिखाई देती हैं। कुछ और जो इसमें है हमने जान लिया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। गैंग एज इसको बोला जाता है, हम जानते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक होता है कि बच्चों में जो अपोजिट जेंडर है, अपोजिट जेंडर को लेकर एक विरोधाभास या विरोधी जो मानसिकता है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जिसे हम प्रतिरोधी मनोभाव बोल सकते हैं। वो बच्चों के अंदर इस एज में या इस स्टेज में आता है, प्रतिरोधी मनोभाव, यानी कि वो मिलनसार नहीं होते हैं अपोजिट जेंडर के साथ। तो ये है। इसके अलावा बच्चे का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एरिया, वो पहले से ज़्यादा क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। अब वो अलग अलग नए सब्जेक्ट्स में और नई चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। अब हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमियों के बच्चे, यानी चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड। हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? हमें इसमें ये पढ़ना है कि जब बच्चों का सोशल स्टेटस अलग होता है, बच्चों पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जब बच्चों का इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है तो बच्चों के डेवलपमेंट पे, उनकी लर्निंग पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और जो कल्चरल बैकग्राउंड है बच्चों का, डिफरेंट कल्चर सोसाइटी में जो होते हैं, क्या उनका लर्निंग पे और बच्चे के डेवलपमेंट पे कोई असर होता है। तो सबसे पहले तो इन तीनों एस्पेक्ट का आंसर है हाँ। ये तीनों ही चीज़ें बच्चे की ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसकी लर्निंग, उसकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती हैं। तो कैसे प्रभावित करती हैं अगर देखा जाए तो जो सोसाइटी है, सोसाइटी कैसे रोल प्ले करती है, समाज जो है कैसे रोल प्ले करता है, संस्कृति कैसे रोल प्ले करती है बच्चे के डेवलपमेंट में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें तीनों में ही, सोसाइटी में भी, कल्चर में भी, इकोनॉमी में भी,
एक चीज़ रहेगी कि जो चीज़ समृद्ध है, जहाँ पर सोसाइटी ऐसी है जो कि पढ़ी लिखी है और बच्चे को पढ़ी लिखी सोसाइटी है अगर, जहाँ पर आपका जो नेबरहुड है उसमें भी इस तरीके के जो आपके नेबर है वो भी पढ़े लिखे हैं और पेरेंट्स भी अगर पढ़े लिखे हैं, तो हमने देखा है कि यहाँ पर एक डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं वो बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे और बाकी चीज़ों पर वर्क करते हैं और बच्चों में उसका फ़र्क दिखता है। तो पेरेंट्स का फ़र्क आता है किस चीज़ पे, बच्चों को लेकर जो पेरेंटिंग स्टाइल है, पेरेंटिंग स्टाइल वो बच्चों की लर्निंग को और उनके डेवलपमेंट को हर आस्पेक्ट से प्रभावित करता है पेरेंटिंग स्टाइल। इसके अलावा अगर देखा जाता है, अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं, तो बच्चों में डिस्क्रिमिनेट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए जेंडर बेस पे या किसी और बेस पे, तो वह चीज़ें उसे नेगेटिव इफेक्ट करेंगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो सोशल क्लास है पेरेंट्स की, उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट। अगर सोशल क्लास अच्छी है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, अगर सोशल क्लास अच्छी नहीं है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पर होता है। इसी प्रकार अगर पेरेंट्स दे रहे हैं टाइम, अगर पेरेंट्स दे रहे हैं टाइम अपने बच्चों को, तो उसका पड़ता है पॉजिटिव इफेक्ट, और अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो हुआ सोसाइटी और कल्चर का। अलग अलग कल्चर में भी इफ़ेक्ट जाता है, जिस तरीके का कल्चर होगा वैसी ही हमारी लर्निंग हो जाती है। इसके बाद इकोनॉमी का क्या कोई इफेक्ट पड़ता है? इकोनॉमी का भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इकोनॉमी किसकी? पेरेंट्स की। आर्थिक स्थिति कैसी है? अगर पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति अच्छी है, अगर पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उससे क्या होगा, वो बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशंस दे पाएंगे, यानी कि पोषण जो है वो अच्छा दे पाएंगे, और शरीर अच्छा होगा तो लर्निंग पे भी कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट होता है। तो असेंशियल जो चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें, वो बच्चों की पूरी हो पाएंगी। और अगर अच्छी नहीं है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी स्टेटस है वो भी बच्चे की लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि इस तरीके की रिसर्च जो करी गई हैं, उनके कुछ एविडेंसेस क्या निकल कर आए हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो एविडेंसेस वही हैं कि अगर पेरेंट्स हैं एजुकेटेड, अगर पेरेंट्स हैं एजुकेटेड तो उसका है पॉजिटिव इफेक्ट, अगर पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता है। पेरेंट्स एजुकेटेड है तो बच्चे की क्या होती है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज स्किल्स, वो बच्चे की अच्छे से डेवलप होती है। तो ये एविडेंसेस शो करते हैं कि इस तरीके के जो कोरिलेशंस है वो पाए गए हैं। ऐसे ही अगर पेरेंट्स की फाइनेंशियल अगर कंडीशन अच्छी है तो उसका भी बच्चे के लर्निंग पे और ग्रोथ पे पॉजिटिव असर पाए गए हैं। तो ये हैं कुछ रिसर्च जो इनसे रिलेटेड करी गई थी, उनके कुछ रिजल्ट। अब चाइल्डहुड जो है वो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड में, अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहें तो देखिए, यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है, पहले का अगर हम देखें, पहले क्या होता था, पहले ईयर लायर में अगर हम बात करें तो पहले होती थी एक जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली में होते थे ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को समय देते थे और ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे। कैसे सिखाते थे? बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो अपने जो कल्चर है उसके बारे में बच्चों को बता सकते होते थे। जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो बच्चों को क्या करते थे, जो फोक टेल्स हैं, यानी कि जो कहानियाँ हैं वो बच्चों को सुनाते थे। तो बच्चों के क्या लैंग्वेज पे और समझ पे, अंडरस्टैंडिंग पे उसका प्रभाव होता था। ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को देते थे वैल्यूज़, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को सिखाते थे कि कैसे बिहेवियर करना है। तो इन चीज़ों का एक असर होता था। और अभी जो सिंगल फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो सिंगल फैमिली में ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो एक ये फ़र्क है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि कुंग जो है वो एक ट्राइब की तरह है, जो कि रहती हैं कालाहारी डेजर्ट में।
तो ये क्या करते हैं, ये क्योंकि इनके पास टॉयज़ नहीं होते हैं तो ये अपने बच्चों को टॉयज़ की बजाय स्टोन वगैरह से खेलना सिखाते हैं। और ये बच्चों को सिखाते हैं हंटिंग करना। अब बच्चों ने जो ये हंटिंग करना सीखा है, ये किस चीज़ का प्रभाव है? ये है कल्चर का प्रभाव है, क्योंकि उनके कल्चर में वो चीज़ है तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो चीज़ें कल्चर की होती हैं वो भी बच्चों की लर्निंग को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।